हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में हम बात कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे उसको अचीव करते हैं हम, मीन्स सिंक्रोनाइज मेथड और सिंक्रोनाइज ब्लॉक। और एक प्रोग्राम हमने बनाया था जिसमें हमने सिंक्रोनाइजेशन की अप्रोच को डिस्कस किया था। अब इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आज हम करेंगे। एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। जब हम किसी काउंटर को लेंगे, एक क्लास के काउंटर को हम 2 या 3 या 5 अलग अलग थ्रेड से अपडेट करेंगे और हम देखेंगे कि काउंटर सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं है। मतलब जहाँ पर भी हमको कुछ मैथमेटिक्स करना होगा तो ये एग्जाम्पल प्रूव करेगा कि हम कहीं पर अगर मैथमेटिक्स कर रहे हैं, हमारा डेटा सेंसिटिव है, तो सिंक्रोनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो आने वाले समय में बैंकिंग डोमेन में काम कर पाएंगे हम। हमारे पास अगर कस्टमर का अकाउंट डिटेल होगी, उसका बैलेंस अमाउंट होगा और मुझे कोई अमाउंट विड्रॉ करना है, और अगर मल्टीपल थ्रेड्स सेम अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ करती है तो फिर हमको चेक लगाना पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो काउंटर एप्लीकेशन जो है, काउंटर प्रोग्राम जो हम जावा का बना रहे हैं, इससे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्यों मैथमेटिकल कोई अप्रोच अगर आती है, डेटा सेंसिटिव आता है, तो सिंक्रोनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर अब जो साथी इस लेक्चर में पहली बार आ रहे हों, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लास्ट लेक्चर्स थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का देखें, प्रैक्टिकली समझें, उसके बाद इस लेक्चर को शुरू करें, क्योंकि ये सेकंड एग्जांपल है जब हम सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस लेक्चर को कंप्लीट करें, फिर इस लेक्चर पर आए यहाँ पर। तो क्या हमने बनाया था अभी तक वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हमने अभी तक एक कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया था कि मुझे अगर कोई मैसेज जनरेट करना है और इन बिटवीन अगर कोई थ्रेड में ब्लॉकिंग आ जाती है, वेटिंग टाइम आ जाता है, तो भी सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड क्या करता है कि इस थ्रेड को कंप्लीट फिनिश करेगा, मेथड को फिनिश करेगा, उसके बाद किसी और थ्रेड में वो को अलाउ करेगा। यहाँ पर ये हमने चलाया भी था, इसको एक बार रन कर रहा हूँ मैं, ताकि उस ओल्ड जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है वो कॉन्सेप्ट आ जाए। देखो आप, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ ए ऑनेस्ट कंट्री, इंडिया इज़ ए रिलीजियस कंट्री, ये आउटपुट आ गया। कैसे आ गया ये? तो हमने ये मेथड हमारी थ्रेड से इसको कंट्रोल किया रन मेथड के थ्रू। ये हमने तरीका यूज़ किया था सिंक्रोनाइज ब्लॉक। मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, हम दोनों तरीके हमने यूज़ किए थे। और यहाँ मेन प्रोग्राम में हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करी, सेम ऑब्जेक्ट हमने पास किया था। बस अब यही जो मेथड थी, मैसेज वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको हम काउंटर से रिप्लेस करेंगे। तो एक नया प्रोग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर अप्रोच यही होगी, कॉन्सेप्ट लगभग वैसे ही होगा। करते हैं कोशिश, इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। ये हमें और सिंक्रोनाइजेशन को ज़्यादा क्लैरिटी से एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिक्स होता हुआ दिखेगा आपको यहाँ पर। तो हम लोग एक क्लास बना लें, टेस्ट। एक सिंपल क्लास टेस्ट ले ली हमने यहाँ पर, और इसमें एक मेथड बनाए थे हम। पहले तो एक कंस्ट्रक्टर ले लो आप, अभी टेस्ट। एक हमने काउंटर वेरिएबल ले लिया, और हम चाहते हैं कि इसका काउंटर जब भी थ्रेड आए तो ये 0 से इनिशियलाइज हो जाए, बस क्लियर। और हम चाहते हैं कि हर थ्रेड क्या करे, इसको इंक्रीमेंट कर दे। तो एक हमने एक सिंपल सी मेथड बना दी इंक्रीमेंट, जो क्या करेगी यहाँ पर काउंटर प्लस प्लस। अभी इतना काम कर रहा हूँ मैं, क्लियर। एक क्लास बना दी हमने, उसमें काउंटर एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया, कंस्ट्रक्टर में उसको 0 कर दिया। अब मैं चाहता हूँ थ्रेड हमारी इस इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करे, हर थ्रेड, और फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स कॉल करे। हम देखते हैं काउंटर सिंक्रोनाइज वे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही डेटा ओवरलैप तो नहीं हो रहा है अलग अलग थ्रेड के अंदर, ये सब कुछ हम लोग चेक करेंगे।
अब बना लेता हूँ मैं थ्रेड क्लास हमारी, कई बार बना लिए तो अब ज़्यादा इशू आना नहीं चाहिए आपको। इम्प्लीमेंट्स रनेबल, क्या चाह रहे हैं हम लोग? अरे थ्रेड इम्प्लीमेंट करने से पहले हम चाह क्या रहे हैं यहाँ पर कि ये थ्रेड मेन प्रोग्राम से क्रिएट हो, 1 2 3 4 जितनी चाहो उतनी। तो हमने यहाँ पर भी वैसे ही सारे वेरिएबल ले लिए। अच्छा, रनेबल के लिए आपको थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इसके अलावा आपको नीड होगी एक ऑब्जेक्ट की टेस्ट क्लास के, OB1 OBJ जो भी आपको लेना हो ले लो। यहाँ पर क्या करेंगे, चाइल्ड थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में अपन टेस्ट का ऑब्जेक्ट भेज दिया हमने। अरे और कुछ काम तो है नहीं, सिर्फ क्या भेजना है आपको, टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, उसको सेट कर दो। ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम मेथड को कॉल कर पाए। हमने दे दिया OBJ असाइंस OB और T इक्वल टू न्यू। देखो अभी ये सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है कि हमें थ्रेड बनानी है तो बड़ा काम नहीं करना है कुछ भी। स्टार्ट, ये हमने एक ऑब्जेक्ट सेट कर दिया क्योंकि रन मेथड में हमें इस टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ये ऑब्जेक्ट हम लोग मेन से भेजेंगे यहाँ पर और इसको सेट करके रन मेथड में आगे इसको यूज़ करेंगे। ये हमारा मेन मोटिव है। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, कुछ नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पर, ओवरराइडिंग में क्या ज़रूरी है, अरे इंटरफेस की मेथड जब तक ओवरराइड नहीं होगी तब तक काम नहीं कर पाएंगे हम। और कितनी बार चलाना चाहते हैं इसको अपन, I1 I लेस देन इक्वल टू 100 I प्लस प्लस और OBJ डॉट इंक्रीमेंट कॉल कर लिया। देखो रन मेथड ने क्या किया, हर थ्रेड इस रन मेथड को कॉल करेगी और रन मेथड में लूप 100 बार चल रहा है। मान लिया 2 थ्रेड होगी तो 100 और 100 200 बार चलेगा, तो फाइनल काउंटर कितना आना चाहिए, 200। 3 थ्रेड चलाएगी तो 300। ये हम चेक कर रहे हैं सिंपल काउंटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए, और कोई काम नहीं थ्रेड में हमारा। देखो आप, सिंपल थ्रेड है। थ्रेड कैसे स्टार्ट करनी है रनेबल में आता है सभी को। अरे ये इतने प्रोग्राम बना चुके हैं हम लोग कि अब ये बहुत बेसिक काम हो गया थ्रेड क्रिएट करना। और ये थोड़ा सा नई बात है कि हमने इंक्रीमेंट मेथड को लूप में कॉल कर लिया। लूप में कॉल करने का मोटिव क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि 100 बार अगर एक थ्रेड कॉल करेगी और मान लिया 5 थ्रेड है, 500 बार कॉल होना चाहिए वो, तो काउंटर की लास्ट वैल्यू कितनी आना चाहिए, 500। क्लियर। ये चेक कर लेते हैं अपन पूरा यहाँ पर। अब क्या क्या स्टेप है, एक तो मेन थ्रेड का मैसेज हम लोग कर दें ताकि मेन थ्रेड स्टार्टेड। टेस्ट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया OB1। ये देखो जो भी ऑब्जेक्ट है 0 से इनिशियलाइज हो गया अब। और अब मैं चाइल्ड थ्रेड के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ मल्टीपल। T1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड थ्रेड और OB1 भेज दिया हमने। सेम ऑब्जेक्ट जा रहा है OB1 यहां भी। देखो हमने कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए यहां पर, समझना पॉइंट को क्या कर रहे हैं। अब हमने टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसी ऑब्जेक्ट को मैंने तीनों पास कर दिया, OB1 OB1 OB1। मतलब वही काउंटर, एक सिंगल काउंटर को मैं अलग अलग थ्रेड से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करूंगा कि उसका रिजल्ट प्रॉपर आ जाए।
चेक हो जाए। और क्या कर दें हम यहाँ पर, ज्वाइन कॉल कर लें। क्या होगा, T1 डॉट टी डॉट ज्वाइन, T2 डॉट टी डॉट ज्वाइन। 3 थ्रेड है और टी को बाहर क्यों रखते हैं, अब अच्छे से क्लियर है हमको पूरा। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करती है ये, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अरे एक्सेप्शन भी चेक्ड एक्सेप्शन है अभी ये। प्रिंट रिस्ट्रिक्ट रेस हमने कॉल कर ली। वो ज्वाइन फिनिश होने के जस्ट बाद क्या रोल है हमारा, अरे ट्रैकेज फिनिश हो गया, हमने बोल दिया मेन थ्रेड एंडेड। देखो मेन के कोड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मेन का जब हम भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी अप्रोच क्या है, टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मल्टीपल चाइल्ड थ्रेड क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। आप अंदाज लगाओ, जैसे थ्रेड 1 2 3 बनाई मैंने तो ये कंस्ट्रक्टर में आ गए, तीनों थ्रेड एक एक करके स्टार्ट हो गई। स्टार्ट के थोड़ी देर बाद ही, मतलब नॉट इमीडिएट आफ्टर, किसी भी टाइम पे इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग रन मेथड। रन मेथड 100 बार चल रही है तो हर थ्रेड इसको पूरा फिनिश करेगी। तो मैं रिजल्ट क्या चाह रहा हूँ, अगर 3 बार ये चलेगी तो तीनों चूंकि 100 बार है तो व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द काउंटर। जब 3 थ्रेड होगी तो 100 इंटू 3 300 आना चाहिए रिजल्ट में। ये काउंटर दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये चेक करना हमको रिजल्ट। क्लियर है केस। और हम चाहते हैं कि वैल्यू प्रिंट भी हो जाए इसकी, तो वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, चूंकि ये इस क्लास का डेटा है तो यहां पर एक मेथड वो बना दो आप, इंट गेट काउंटर, और हमने रिटर्न कर दिया सिंपल। अरे एक कंस्ट्रक्टर आ गया जो ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट हुआ तो मेन में वो 0 हो गया, टेस्ट का ऑब्जेक्ट। फिर मैंने मल्टीपल थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाए, सारी थ्रेड में इस क्लास का ऑब्जेक्ट पास हो गया। उसकी रन मेथड ने इस इंक्रीमेंट मेथड को 100 टाइम्स एग्जीक्यूट करा। क्लियर, काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार। मैं चाह रहा हूं कि जब पूरा हो जाए काम, ज्वाइन का यूज क्या है, अगर तीनों थ्रेड जब टर्मिनेट होगी 100 बार लूप को एग्जीक्यूट कर चुकी होगी तो फिर कंट्रोल ज्वाइन के बाहर आएगा। अब जैसे ज्वाइन के बाहर आ जाए, हम मेन थ्रेड टर्मिनेट होने से पहले चाहें तो प्रिंट कर दें, हम बोल देते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ काउंटर इज, और प्लस करके हमने क्या बोला, हमारा ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ मेन में, देखो आप मेन में तो OB1 है यहाँ पर, OB1 डॉट गेट काउंटर, ये काम हो गया हमारा। अरे मेन में इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन है, OB1 है, तो कब होगा, जब इसके तुरंत बाद जब तीनों थ्रेड ज्वाइन से बाहर आना, मतलब क्या हुआ, तीनों थ्रेड का एग्जीक्यूशन फिनिश हो चुका है, तभी कंट्रोल यहाँ आया इस लाइन पे, तो ये आ गया OB1 डॉट गेट काउंटर। क्लियर, रन करते हैं इसको हम। क्या हो रहा, मेन थ्रेड स्टार्टेड, फाइनल वैल्यू ऑफ द काउंटर इज 300। एक्चुअल में ये काउंटर बहुत छोटा है अभी, चूंकि हमने 100 लिया हुआ है तो 100 के कारण ये आपको इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा है। इसको 1000 कर लेते हैं हम यहाँ पर, थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अलग अलग थ्रेड के बीच में। 3000 लेके रन करते हैं इसको एक बार, अभी भी आंसर आ रहा है 3000, फिर आ रहा है 3000। मैं और एक दो बार रन करके देखता हूँ डिफरेंस। देखो ये क्या आ गया अभी, 2302,
मतलब कुछ गड़बड़ समझ में आई क्या हुआ? अरे हमने 1000 टाइम्स इसको चलाया और तीनों थ्रेड ने एग्जीक्यूट करा, तो 1000 तीनों के हिसाब से फाइनल काउंट अभी 3000 आ रहा था, वो सही है। लेकिन इसी प्रोसेस में यहाँ देखो आप, जब वो इंक्रीमेंट करने जा रहा है तो इंक्रीमेंट टाइम पर थ्रेड शिफ्ट हो गई, थ्रेड शिफ्ट हो गई तो एक ही डेटा अगली थ्रेड में यूज़ हो गया। अरे जब काउंटर की वैल्यू 25 है, 25 दो जगह चले गई, दोनों जगह प्लस हो गई, अल्टीमेटली 26 हो गया वो, तो वैल्यू ओवरलैप हो गई काउंटर की। ये प्रॉब्लम देखो 2302, मतलब 700 बार कहीं ना कहीं मिसिंग है ये। और देखते हैं एक दो एग्जीक्यूशन में अपन, ये आ रहा 3000, देखो आ गया 1940। मतलब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये चूंकि सिंक्रोनाइज नहीं है, नहीं होने से क्या हो रहा है कि प्रोसेस हमारी इन बिटवीन, ये जो काउंटर है ये इंक्रीमेंट कॉल हो रहा है और इंक्रीमेंट करने से पहले ही वो इस मेथड में आता है और बीच में कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। मतलब मैथमेटिक्स हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके पहले ही वो शिफ्टिंग हो गई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो इंक्रीमेंट मेथड है हमारी, इसको आप बना दो सिंक्रोनाइज्ड। अब वो जो अलग अलग आंसर आ रहा था अब नहीं आएगा। सिंक्रोनाइज्ड होने से क्या हुआ, अब जितनी बार इंक्रीमेंट कॉल होगा उतनी बार काउंटर अपडेट हुए बिना नई थ्रेड एंटर नहीं होगी। अरे एक थ्रेड है, अगली थ्रेड आएगी नहीं जब तक ये इंक्रीमेंट नहीं हो। अब आप देखो रन करके, अब कितनी बार भी इसको रन कर लें अपन, अभी हर बार इसका आंसर फिक्स कितना आ जाएगा, 3000। तीसरी बार, चौथी बार, देखो अब आप समझ में आ रहा है ये फ़ायदा, पावर समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स में। जब हम मैथमेटिक्स करेंगे तो आपको ये डिफरेंस दिखेगा क्लियर। अब चूंकि मेथड सिंक्रोनाइज्ड है, पहले 1900 2300 अलग अलग आउटपुट आ रहे थे, तो वो थ्रेड के एक्सेस करने के कॉन्सेप्ट पे था। चूंकि तो वन लाइनर कोड है अभी, तो इमेजिन करो आप उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है यहाँ पर थ्रेड आर्किटेक्चर के अंदर। और अब क्या होगा, कितनी बड़ी वैल्यू हो, अरे कल से आप देखोगे डेटा अगर बड़ा है और हमारी मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है, समझना आप, मैं इसको 1000 के बजाय 10,000 कर रहा हूँ, तो रिजल्ट आना चाहिए 30,000 टोटल। तो 30,000 जो आना चाहिए वो कितना आ रहा है, 12,203, जबकि तीनों को 10,000 बार चलाना है। फिर रन करता हूँ मैं, देखो ड्यूरेशन बढ़ रही है ना, तो आप देखो प्रॉब्लम बढ़ती आ रही है। अब एक बार भी 30,000 का रिजल्ट आ रहा है कि देखो आप 12,000, 13,000, फिर 12,000 रैंडम है। अब 29,000 आ गया, 166, 22,000 क्लियर हुआ। अब इसको भी मैं सिंक्रोनाइज कर देता हूँ, देखो वापस, तो समझ में आ रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन जहाँ है, या फिर आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ डेटा सेंसिटिव होगा वहाँ इसको देखेंगे। अब देखो आप क्या हुआ, पहली बार में 30,000, फिर देखेंगे काउंटर 30,000, अगेन 30,000। मतलब पॉइंट समझ में आया क्या कह रहे हैं हम, कि अगर मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन है तो सिंक्रोनाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। अगर मैं इसको सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा हूँ तो इंक्रीमेंट होने से पहले ही एक वैल्यू, काउंटर की एक सिंगल वैल्यू दोनों तीनों थ्रेड उठाती है, अपने अपने हिसाब से इंक्रीमेंट करती है क्लियर। तो एक ही वैल्यू दो बार आ गई, 25 26, 25 26, ओवरऑल आपका काउंट रिड्यूस हो गया क्लियर। तो ये अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये एक सेकंड इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, पॉपुलर एग्जांपल है, जो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बताता है। इसी को हम लोग ब्लॉक से भी कर सकते थे पूरा, जहाँ से हम कॉल करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग ब्लॉक से अचीव कर लेंगे। ब्लॉक मतलब थर्ड पार्टी कंपोनेंट, ये मैंने बताया था पहले भी कि हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ब्लॉक बना देंगे, सिंक्रोनाइज ब्लॉक। जैसे ही कॉल होगा वो कॉन्सेप्ट काम करेगा इसी पे।
हमने लूप बॉडी के अंदर यूज़ कर लिया इसको। वेरिएबल का नाम ओबीजे है, ऑब्जेक्ट का नाम। अब हमने इसको कब यूज़ करते हैं ब्लॉक हम, जब थर्ड पार्टी कंपोनेंटो क्लास हमने नहीं बनाई। मान लिया टेस्ट क्लास हमने नहीं बनाई, चूंकि क्लास के ऑनर हम नहीं है तो हम इसके आगे जाके लिख नहीं पाएंगे, कोड हमने लिखा ही नहीं है। तो जब भी ऐसी किसी क्लास को आप यूज़ कर रहे हो क्लियर थ्रेड लेवल पे, तो यहाँ जाके मैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ कर पाऊँगा। अब आप देखोगे, रन कर लो इसको सेव करके, अब आप कितनी बार भी रन करोगे यू विल फाइंड 30,000 दिख रहा है आपको, देखो क्लियर है पॉइंट। तो ये दूसरा तरीका है सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। पॉपुलर एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, यहाँ से क्लैरिटी बनेगी कि थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का यूटिलिटी क्या है, कैसे इसको हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स के केस में, जब खासकर जब शेयर्ड रिसोर्स हो, यहाँ पे डेटा शेयर्ड है, काउंटर शेयर्ड है हमारा अलग अलग थ्रेड में, उसका इम्पैक्ट हमने मेंटेन कर लिया थ्रू सिंक्रोनाइजेशन। तो ये इसका पावर है। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।